यूपी जुडिशरी का टाइम हो गया है और यूपी जुडिशरी का जो मेंस का पेपर है वो अब बहुत थोड़ा सा समय रह गया क्योंकि एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गए और एडमिट कार्ड सबको बना लेने चाहिए पहले। जो उसमें फ़ोटो लगानी होती है, सील चाहिए या जो भी चाहिए वो फ़ोटो बनाकर तैयार कर लेनी चाहिए। ये पहला पोर्शन हम इसका हिंदी में कर रहे हैं। इसी में पीछे 15 मिनट की जो इंग्लिश के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी इसी में लगाएंगे। और पहले ये हिंदी वालों का, और जो हिंदी समझ सकते हैं उनको, इंग्लिश वाले भी अगर उनको हिंदी आती है तो करने की क्या ज़रूरत है, इंग्लिश में क्या सुनना। तो वो पीछे का 15 मिनट्स का अप्रॉक्स वैसा लगा है। 31st और 1st यानी कि 30, 31 जनवरी और 1 फरवरी को पेपर है। बहुत सारे सजेशंस बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स दे रहे हैं जो पढ़ने के कला बता रहे हैं कि ये टाइम मैनेजमेंट, ये पहला पेपर में ये पढ़ो, दूसरे में ये पढ़ो, तीसरे में ये पढ़ो, और बिल्कुल पढ़ के इतना पढ़ डालो कि अपना दिमाग तो खराब करना ही करना, घर वालों का भी दिमाग खराब कर लेना और एग्जामिनर का भी खराब करके आना। अभी इतना समय नहीं बचा है कि आप बहुत पढ़ सकें। आप प्री क्वालिफाइड हैं और कंटेंट इसका मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन है। बहुत ज़्यादा अगर नहीं होगा तो बेरेक्ट तो तैयार होगा, क्योंकि प्री क्वालिफाई का मतलब है बेरेक्ट तैयार। कुछ केस लॉस भी तैयार होंगे। जितना हमने पढ़ा है अभी तक प्री के लिए उतना ही सजो लेना सफिशिएंट है मेंस के लिए, क्योंकि अब अगर हमने ज़्यादा माइंड को लोड दिया तो इतना प्रेशर मस्तिष्क के ऊपर आने वाला है कि हमारी इफिशिएंसी कमज़ोर होने वाली है। जो बहुत पढ़ाई करते हैं एग्जामिनेशन हॉल से पहले, खासतौर से मैं एलएलबी की बात नहीं कर रहा, मैं कॉलेज एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा, वो तो एक दिन पहले ही दिमाग बुद्धि खुलती है उसमें। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कंपटीशन एग्ज़ाम की, खासतौर से जुडिशियल कंपटीशन एग्ज़ाम की। तो इस एग्ज़ाम के लिए आपको अब बहुत पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो आपने पढ़ा है उसको ही सेव कर लीजिए तो आपका काम हो जाएगा। पहला पेपर जीएस का है तो जीएस तो नेवर एंडिंग है, ओशन है। अब कोई कह दे ये भी पढ़ लीजिए, वो भी पढ़ लीजिए, फला मैगजीन पढ़ लीजिए, 1 साल के करंट अफेयर पढ़ लीजिए, इंटरनेशनल अफेयर्स पढ़ लीजिए, ऐसा कुछ है बता देगा और ये तो नेवर एंडिंग है, इसका तो कभी अंत ही नहीं हो सकता। इसलिए अब अगर इसको पढ़ा तो याद तो रहने वाला वैसे ही नहीं था ये, क्योंकि अब एक बार पढ़ोगे दिमाग पर लोड बहुत है तो याद तो वैसे ही नहीं रहने वाला था। आपके पास जो डेटा सिक्योर है वो भी जाने वाला है। इसलिए अब ये जीएसवीएस के जो आपके नोट्स बने रखे हैं, जितना आपको आता है, जितना आपने नोट्स बना लिया था, मैंने क्लास में बनवा दिया था या आपने खुद बना लिया था या जो घरों में प्रैक्टिस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उन्होंने करवा लिया, या किसी टीचर ने बनवा दिया था या किसी नोट्स को उन्होंने फॉलो किया था, और अन्यथा वो कहीं ना कहीं कोई मैगजीन एक फॉलो कर रहे थे, उनके जो शॉर्ट नोट्स होंगे उनको एक बार सिर्फ देख लीजिए अगर आपको आवश्यकता महसूस हो तो। नहीं तो अब बहुत नया पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, एक लाइन भी नहीं पढ़नी। ठीक। दूसरा पेपर जो हमारे यहां आता है वो लैंग्वेज का है। पहले दिन की अच्छी बात यह है कि पहले दिन एक ही पेपर है जीएस का और सुबह का पेपर है। पूरे दिन आप जहां कहीं भी सेंटर पड़ा है वहां पर आपको एडजस्ट होने में भी टाइम लगेगा। अब चूंकि डाउनलोड हो चुके हैं एडमिट कार्ड, इसलिए जो भी जगह चुने, कोई घर चुनना है या कोई होटल चुनना है, धर्मशाला चुननी है, वो अपने सेंटर से नियरेस्ट चुनिए बिना ये सोचे कि इकोनॉमी कौन सा है। सपोज लखनऊ में सेंटर पड़ा है तो अब ऐसा ना हो कि वो कानपुर रोड से अब वहां जाएं। वहां नियर अबाउट 3 दिन की बात है, केवल 1000-2000 रुपए ज्यादा खर्च हो जाएंगे। लेकिन आप अगर 1000 रुपए बचाने के चक्कर में कहीं 20 किलोमीटर दूर से आए, 10 किलोमीटर दूर से आए, 5-7 किलोमीटर दूर से भी आए, तो आप 1 घंटा आने जाने का खराब करेंगे, माइंड पर प्रेशर लेंगे। इसलिए नियर अबाउट कोई जगह तलाश लेनी चाहिए। और पहले दिन का पहला पेपर करने के बाद फिर आपके पास समय है, रिलैक्स करिए, बिल्कुल 100% रिलैक्स करिए।
जितना सो सकते हैं उतना सो लीजिए, अभी से उतना सोना शुरू कर दीजिए। जितना सो सकते हैं, सोने के बाद जो समय बचे उसमें आपको ये एक्टिविटी लगता है कि मुझे ये पलट लेना चाहिए, उसमें भी मैंने फिर से कहा नया कुछ नहीं, जो पहले से आपको आता है उतना करना है बस। ये मत सोचिए कि किसका कितना प्रिपेयर्ड है, कौन कितना पानी में है, कोई कितने पानी में नहीं है, सब आपकी तरह हैं एंड यू आर द बेस्ट। आप ही बेस्ट हैं, ठीक है ना। अब दूसरे दिन पहला पेपर जो पढ़ रहा है वो लैंग्वेज का है। लैंग्वेज जिसने जो करनी थी वो हो गई। लैंग्वेज 2 दिन का काम नहीं है, जो 2 दिन में आप लैंग्वेज सीख लेंगे। एक प्रिसाइज राइटिंग है, पहले आप उसका एक जो भी उन्होंने दिया है पैराग्राफ वो पढ़ लीजिए, उसको समझ लीजिए, उस पैराग्राफ के ही कंटेंट को मैच करते हुए उसी सीक्वेंस में उसको शॉर्ट में लिख दीजिए। तो वो समरी टाइप बनानी है, प्रिसाइज राइटिंग जो भी उसने वर्ड्स बताएं वो प्रिसाइज राइटिंग कर लीजिए। फिर हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन लिखना है आपको, और एक ऐसे लिखना है। ऐसे के लिए मैं लगातार आपको लिखवाता रहता हूँ, कोई टॉपिक देखिए कि 1000 वर्ड लिखिए, इस पर 1500 वर्ड लिखिए। अब जितने वर्ड्स का वो ऐसे है उतने वर्ड्स उसमें हम लिख सकते हैं टॉपिक्स में। पैराग्राफ बना के लिखेंगे। कोई भी ऐसे लिखने से पहले उसके पहले पॉइंट ढूंढ लेंगे, 1 2 3 4 5 जितने भी पॉइंट हैं, उन 5 पॉइंट्स के 5 पैराग्राफ बनने हैं, बैलेंस जाने हैं। ऐसा नहीं एक पॉइंट पे बहुत स्ट्रेस कर दिया और दूसरे पर शॉर्ट में लिख दिया, तो मार्किंग आपकी अच्छी हो जाएगी, ठीक। उसके बाद तीसरा पेपर आपका सब्सटेंटिव लॉज का है। जो भी हमने पढ़ा हो वो केवल उतना देख सकते हैं, देख लीजिए अभी। लेकिन पहला पेपर देने के बाद, यानी कि सेकंड पेपर देने के बाद पहली पाली का जो आपके पास 1.5 घंटे का टाइम है, वो 1.5 घंटे पढ़ने में खराब नहीं करना। मैंने कहा कि आप नियर अबाउट कोई घर ले लीजिए, 10 मिनट सो सकते हैं, 15 मिनट सो सकते हैं, 20 मिनट सो सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, कर लेना चाहिए। क्योंकि वो डेटा वहां से निकले और नए डेटे को प्लेस मिले। जो पुराना डेटा आपके पास सिक्योर्ड है ना, पहले से पढ़ा हुआ, वो अपना स्थान ले सके। और अभी तक दिमाग पर हावी है पहला पेपर, क्योंकि देकर आए हो 3 घंटा, इसलिए वो पहले पेपर को वहां से निकालने के लिए समय चाहिए। नया पढ़ने लगोगे तो वो दोनों मिक्स हो जाएंगे, आपकी जो रैम है ना वो बैठ जाएगी, हीट कर जाएगी, इसलिए डेटा फिर आ नहीं पाएगा। HDD वो SSD, जैसे HDD चलती थी ना पुरानी हार्ड डिस्क, अब SSD चलने लगी। तो HDD की खास बात ये थी कि हमको बहुत बार कंप्यूटर बंद करना पड़ता था, नहीं तो वो डेटा ओवरलैप कर जाता था, फिर दोबारा शुरू करते थे तब वो कहीं आता था। SSD आपके पास है कि नहीं है पता नहीं, लेकिन ये मान के चलो HDD है, तो पुरानी डेटा को, जो पुराना पेपर आया वो बिल्कुल शांत हो जाए, इसके लिए आपको समय चाहिए। और ये 1.5 घंटे का समय है, अगर कहीं नियर अबाउट लियो 10-15 मिनट आने के, 10-15 मिनट जाने के, 10-15 मिनट वहां सोने के, और बाकी क्लासरूम के अंदर ही आपको 15-20 मिनट पहले आना पड़ेगा। कॉपी बटेगी, बहुत कुछ एक्टिविटीज होंगी। फिर जो सेकंड पाली का पेपर देकर जाएंगे, घर में जाकर बड़े आराम से सोइए, तुरंत जाते ही सो जाइए। ये नहीं गए पहुंचे और किताब खोली और पढ़ना शुरू कर दिया। फिर मैंने कहा सबसे पहले पिराने वाले को फॉर्मेट करना है, नहीं तो ओवरलैप कर जाएगा। और अब अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चंस आपने पेपर्स देखे और ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि ये मेरा वीक है, तो कहीं आपने मदद ले ली। बहुत ज्यादा करना है तो ये करना है कि ओल्ड ईयर्स के पेपर देखने हैं, और ओल्ड ईयर के पेपर देखकर कॉन्सेप्ट दिमाग में बनाना है कि भाई ये क्वेश्चन अगर मेरे पास आ जाए तो मैंने क्या लिखना है, इसमें 5 पॉइंट लिखने हैं। और उसमें भी अगर याद ना आ रहा हो तो तुरंत बंद कर दीजिएगा, क्योंकि उस समय मालूम पड़ा आपने पढ़ा और इसमें दिमाग में नहीं आ रहा, तो आपका दिमाग फिर और हीट कर जाएगा, न्यूसेंस हो जाएगा। वो आपके लिए हितकर नहीं है। मैंने देखा है मोर देन 50% बच्चे मेंस के एग्जाम में अपना पेपर खराब करके आते हैं ओवरलोड लेकर, मोर देन 50%। और उसका कारण है कि उनके जो तथाकथित टीचर भगवान बने बैठे हैं वो बताते हैं टाइम मैनेजमेंट, सुबह 5 बजे उठना, फिर 8 बजे तक ये करना, और 2 घंटे ऐसा बांट लो, 3 घंटे वैसा बांट लो, और 3 घंटे ऐसे कर लेना, फिर इस समय चाय पी लेना, फिर इस समय नाश्ता कर लेना। वो ऐसे टीचर ही बता सकते हैं जो खुद कभी कॉम्पिटिटर नहीं रहे, क्योंकि कंपटीशन हॉल के अंदर का जो माहौल है वो समझना जरूरी है। इसलिए कभी जिसने 2-3 बार मेंस लिखा हो
या जिसने क्वालिफाई किया हो उससे बात करिए, वो बताएगा कि कंपटीशन हॉल में मेरा पहली बार क्यों क्रैश कर गया था, मैं 2 बार मेंस दिया, क्या प्रॉब्लम आई थी। तो आप देखेंगे कि वो बच्चे जो हैं फिर एग्जाम से 15 दिन पहले 20 दिन पहले बिल्कुल रिलैक्स मूड में आ जाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, पार्क में घूमते हैं, क्योंकि हमने साल भर जो पढ़ा वो डेटा ही हमारा सेफ हो जाए और उसका ही मैं इस्तेमाल कर लूं, यही अपने लिए बहुत बड़ा काम हो जाएगा। अगर मैं वैसा नहीं कर पाया तो हमने जो नया पढ़ा वो तो अपने दिमाग में रहनी नहीं था, और जो पुराना पढ़ा वो भी इरेज धीरे धीरे करके हो गया, और कहीं माइंड ने हीट पकड़ ली, दिमाग पर कहीं प्रेशर आ गया, तो फिर और समस्या होने वाली। इसलिए सबसे ज्यादा आवश्यकता इस समय जो है वो है रिलैक्स की, कि हम किसी तरह से रिलैक्स कर जाएं, और जितने दिमाग को शांत कर लेंगे उतना आपकी इफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अब आप डेटा कलेक्शन पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, अब डेटा एनालिसिस पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। जो आपके पास है उसको ही कॉपी पर कैसे रिड्यूस करना है, इसके लिए आपको वर्क करना चाहिए। जो ट्रेंड आजकल प्री और मेंस के बीच में चल गया है, 1 महीना 1.5 महीना, कभी 15 दिन, कभी 2 महीना, ये 2 महीने आपके लिए पढ़ने के लिए नहीं है। एग्जामिनर ये मान के चलता प्री देते समय आप बिल्कुल तैयार थे, तो वो स्कैनिंग कर ली थी आपकी, स्कैनिंग करने के बाद अब ये 2 महीने है ना, इसमें तो आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट की खुशियां कुछ मनाएंगे, कुछ कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, कुछ मिठाइयां खिलाएंगे, कुछ आपको हौसला अफजाई करने आएंगे, ये सब टाइम वेस्ट करवाएंगे। तो ये 2 महीने तो कब निकल जाएंगे पता नहीं लगेगा। इसलिए ये 2 महीने का जो टाइम मैनेजमेंट अगर कोई बताता है कि ऐसे टाइम मैनेज कर लो, तो मुझे लगता है वो खुद कॉम्पिटिटर कभी नहीं रहे होंगे। इसलिए आपको इन ज्ञानियों से थोड़ा बचकर रहिए, और अपने मस्तिष्क को शांत करने के लिए अगर नहीं हो रहा फिर भी, क्योंकि उदंडता तो होती है, क्योंकि मैं मेंस देने जा रहा हूं, लिखने जा रहा हूं, लाइफ टाइम कैरियर का सवाल है, पूरे साल 2 साल से मेहनत कर रहा हूं, तो कैसे लिखूंगा। आपको अगर उसको माइंड को शांत करने के लिए कुछ मेडिटेशन वगैरह करना पड़े, कुछ योगा करना पड़े तो करिए, क्रिकेट खेलना पड़े खेलिए, फुटबॉल खेलनी पड़े खेलिए, क्योंकि जो भी डेटा है, सपोज मेरा 100% नहीं तैयार, 70% तैयार है, और मेंस देकर आया 70% तो तैयार देकर आया था, प्री देकर आया था, क्वालिफाई हुआ, 70% तो तैयार होगा ना। इस 70% को उसको कैसे राइटिंग में रिड्यूस करना, ये स्किल उसको सीखनी चाहिए। उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी टिप देता हूं। ये मान के चलते हैं कि 3 घंटे में अप्रॉक्स 3000 वर्ड्स हमको आंसर में लिखने हैं। अब 200 मार्क्स का पेपर है, तो आप ये मान लीजिए कि 1 मार्क 15 वर्ड्स का हुआ। अब कोई 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ये मान के चलिए कि 70 to 80 मार्क वर्ड्स हमको लिखने हैं। 100 वर्ड्स हो जाएंगे, कभी 50 वर्ड्स रह जाएंगे, कभी 20 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आ गया, तो ये मान लीजिए कि 20 मल्टीप्लाइड बाय 15, तो 300 वर्ड्स का हो गया। तो 300 शब्दों में हो सकता है 350 रह जाएंगे, हो सकता है 325 हो जाएंगे, लेकिन आपको 2700 से लेकर 3200 शब्दों का आंसर पूरा बनाना है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि हम हिस्ट्री ज्योग्राफी के स्टूडेंट नहीं हैं, हम लॉ के स्टूडेंट हैं। लॉ इज मोर देन मैथमेटिकल, ये एनालिटिकल है, ये मैथमेटिक्स से भी ज्यादा एनालिटिकल है, इसके अपने फॉर्मूलेज हैं। तो टू द पॉइंट क्लिक करेंगे तो आपको मार्किंग होगी। शब्द अगर कम रह जाते हैं तो भी टू द पॉइंट लिखिए, शब्द बढ़ जाते हैं तो भी टू द पॉइंट लिखिए। आंसर लिखने से पहले क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद पहले 10 सेकंड, 20 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, जो भी आपको लगते हैं वो दीजिए उसके डेटा को एक बार सिक्योर करने के लिए। स्कैन करिए अपने दिमाग को कि इस क्वेश्चन में ये 5 पॉइंट मुझे आते हैं, वो 5 पॉइंट हमने इसमें लिखने हैं। अब वो 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 पॉइंट अपने पास हैं, तो ये मान के चलिए 1.4 मार्क्स का है, और 4 मार्क्स का अगर एक पॉइंट है
तो उस 4 मार्क्स में 15 शब्दों के हिसाब से हमको 50 से 60 शब्द में उसको लिखना है। ऐसे करके बैलेंस करके लिखेंगे। ऐसा नहीं कि हमारा एक पॉइंट तो मुझे बहुत आता तो मैंने 4 पेज भर दिए उसके, और बाकी के 4 पॉइंट मैंने 2-2 लाइन में निपटा दिए, तो एग्जामिनर आपको बहुत अच्छी मार्किंग नहीं करने वाला। दूसरा क्या है कि बहुत ज्यादा जो एलएलबी स्टाइल में हम लिखते हैं ना, कॉपी भरना, वो जुडिशियल सर्विसेज में अलाउड नहीं है। अलाउड क्या? अलाउड तो कोई मना नहीं करता, पेन आपका, कॉपी आपकी मर्जी, वो लिख लो, लेकिन एग्जामिनर वो उसको बहुत अप्रिशिएट नहीं करेगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपके पास डेटा बहुत है उसमें, तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आप 80 शब्द ही लिखने हैं। ऐसा नहीं है कि 5 मार्क्स का आता मुझे ज्यादा तो मैं 4 पेज में लिख दूंगा, कॉपी भरनी है, नहीं। वो 5 से ज्यादा नंबर नहीं देगा जब पूरी कॉपी में लिख कर आना। इसलिए बैलेंस्ड, अगर एक क्वेश्चन में उसने 3 पॉइंट पूछे हैं तो तीनों पॉइंट्स को इक्वली ट्रीट करिए। ऐसा नहीं उसका एक पॉइंट बहुत अच्छा आता है, आपने लिख दिया, दूसरे पॉइंट थोड़ा हल्के में निपटा दिया, नहीं। 3 पॉइंट अगर पूछे हैं, उसने कहा ये बताइए, फिर कहा इलस्ट्रेशन से इसको बताइए, फिर कहा इसको भी एक्सप्लेन करिए, तो ये समझ लीजिए कि आपने एक क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में स्प्लिट किया है, और इन तीनों पार्टों में लिख लीजिए। बिल्कुल वैसे लिख कर आइए जैसे आपको क्लासरूम में प्रैक्टिस करवाई गई, आपको मैडम ने प्रैक्टिस करवाई, आपको जो लिखवाया गया, जो नोट्स आपने जीएस का बनाया था, वो जीएस का नोट्स अपने हाथ में रखिए और उससे करके आइए। उससे ज्यादा नहीं करना, नहीं तो प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, और वहां पर भूल गए अगर, और वहां दिमाग इम्बैलेंस हो गया, तो लिखोगे तो, क्योंकि लिखने के लिए तो दिमाग तैयार है, लेकिन क्या लिखोगे ये खुद नहीं मालूम। ये 3 दिन बाद याद आएगा, इसमें ये लिखते तो अच्छा होता, वो लिखते तो अच्छा होता, ये भी तो मुझे याद था, वो तो छूट गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ये बहुत शिकायत बच्चों की रहती है कि ये मुझे आता था लेकिन छूट गया, वहां एग्जामिनेशन हॉल में समझ ही नहीं आया। तो एग्जामिनेशन हॉल में समझने के लिए 2.5 घंटे का टाइम फिक्स करिए, आधा घंटा फालतू के सोचने के लिए छोड़िए, आधा घंटा छोड़िए। एग्जामिनर भी आएगा, कभी कॉपी पर सिग्नेचर करेगा, कभी सील लगाएगा, कभी घूमेगा, कभी कहेगा ये वाला क्वेश्चन ऐसा है, कभी कुछ कहेगा, कभी कुछ कहेगा। लोग गाड़ी लेने आएंगे, कुछ वो फ्लाइंग स्काइट आएगा, उसके लिए भी छोड़िए, वो तो आपका टाइम किल करेगा ना, उसके लिए हाफ एन आवर उसके लिए छोड़ दीजिए। तो 2.5 आवर में लिखना है, 3000 शब्दों का एक प्रॉक्स लिखना है, बैलेंस्ड आंसर लिखना है, उस पर ज्यादा स्ट्रेस होना चाहिए। बहुत स्ट्रेस डेटा नए कलेक्शन पर नहीं देना है। पुराने डेटा को आपको कोई बात आप लेटे हैं, आपको याद आ गया इसमें क्या था, अच्छा ये था, फिर आपको लगता नहीं कुछ और भी था, तो देख लीजिए कॉपी कि इसमें ये भी था, तो वो मिस हो रहा है, तो आपका हो जाएगा। लेकिन नए सिरे से कुछ पढ़ना शुरू किया तो आपको लॉस हो जाएगा। इसलिए अब ये 2 एग्जाम हैं, एक तो यूपी का लगा है, दिल्ली का लगा है। मैं आपको सलाह दूंगा, अभी दिल्ली के लिए हम अलग से आपको गाइड करेंगे, और जो स्टेट वाइज एग्जाम आते रहते हैं उन एग्जाम्स के लिए भी हम अलग अलग, प्री का एग्जाम जहां का आ रहा है, सपोज हिमाचल का आ रहा है या उत्तराखंड का आ रहा है या किसी भी स्टेट का आ रहा है, उस पर हम आपको एग्जाम देने से पहले अलग से टिप्स देंगे। लेकिन अभी यूपी जो देने जा रहे हैं वो इतना ध्यान रखें, यूपी के साथ जो दिल्ली भी देने आ रहे हैं वो अभी दिल्ली के बारे में सोचना बंद कर दें। जिनका यूपी भी क्वालिफाई है, दिल्ली भी क्वालिफाई, वो दिल्ली के बारे में सोचना बंद कर दें। भी अभी केवल यूपी का एग्जाम देना है, इतना ध्यान रखिए। क्या देना है ये छोड़ दीजिए, केवल एग्जाम से पहले मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाइए कि ये पेपर सब्सटेंटिव लॉ का है, इसमें ये 6 टॉपिक हैं, इसमें पार्टनरशिप है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें सेल्स ऑफ गुड्स है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें ये है, इसमें वो चीजें याद रखिए, और लेट कर तसल्ली से अपने मन में कॉन्स्टिट्यूशन पूरा घुमा दीजिए, बिना किताब देखे, बुक पर मत जाइए, अपने मन में सेल्स ऑफ गुड्स निपटा दीजिए। अब उसमें कहीं बीच में सोचते समय आपको डाउट लगे तो फिर डायरेक्ट देख लीजिए और फिर बंद कर दीजिए उसको, और फिर सोचना शुरू कर दीजिए। इतना सोचने के बाद अगर आपको और भी समय मिल जाता है कि आपको लगता है कि नहीं अभी समय मेरे पास है, मैं रिलैक्स मूड में हूं, लेकिन कुछ देख लेते हैं, तो फिर क्वेश्चन पेपर पुराने एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन पेपर देखकर फिर से रिमाइंड करिए कि इस वाले क्वेश्चन में ये 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, 6 पॉइंट हमको आते हैं, इनको हमको लिखना है, और उसमें अगर कुछ मिस हो रहा तो नोट्स
खोलकर देख लीजिए, बुक खोलकर देख लीजिए, ठीक है ना। इससे ज्यादा इसमें दिमाग मत लगाइए, लगाया तो आपका नुकसान होने वाला है। There is a short advice for the students who are going for the mains examination of Uttar Pradesh from 30 January 2019 to 1st of Feb 2019. Now the time is not remains, and the admit card is already uploaded by the PSC. So all of you have to download the admit card and whatever the requirement is there. So first of all, complete that and make your admit card deliverable or required by the examination center. So the very important thing that we all have to note down, that is, now you must have to leave to study more and more, because the time is not remains and there is no need to study more and more. Why I'm saying, if any teacher, any of your senior or any person who is very much connected to you is saying that you have to make the schedule for this and this hours and sleep 6 hours and do the work and divide your time, I think either they are unexperienced person who are saying to divide your time and time management. They're teaching the time management to the students. Right now there is no need for the time management. There is a need to relax your mind. If your mind is not relaxed, then even you knows each and everything, you will not be able to deliver your answer in the examination hall. So now for a week, leave all the things and enjoy your life. Enjoy the things, those are not negative, and always think positive, that you are going to be a judge and God is observing you and God is helping you for your seat. Imagine that you are going for the seat. But if you will study more and more and you will make that this is not complete and we have to study these things and GS has to be complete and language paper is my weak and the procedural paper is weak or the local laws are weak. If you will think like this and you will try to manage all these things right now, you will lose your paper. Because right now there is a need to write whatever is in your mind. So you must have to be defensive now. If you are able right now to study for 2 hours and you are able right now to study something, so whatever is your preparation, so try to deliver that. And very important thing, don't study from 28th of January. If you try to study for the 30th of January paper, you will lose your night. Second day, your paper will be very good. Means first paper of GS will be very good and maybe very good. And it's a very good thing for you that the first day on the 30th of January, there is only one paper. So wherever you are stayed on the examination center or the examination city, you can relax there. On this day 2, you having 2 papers. And there is the gap between 2 papers of only 1.5 hours. So in 1.5 hours,
You can't do anything. So don't try to touch your books. If you're touching your books, then only see the books for the enjoyment. If you are satisfied yourself that I will not touch the book, that will not be the bad thing for you. So right now this is the need that you have to go there and choose your hotel, choose the place where you are going to stay. Examination admit card is already there, so you must know that where is your center, and very near to that center. It may be expensive, but very near to the center you have to take, or you have to get a room. And if you want to do something, then in between these two papers you can sleep for half an hour, or 15 minutes, or 10 minutes, or 20 minutes, or 35, 45 minutes, whatever the time you can manage. So please sleep, because we need to stay your mind. And if you'll ask these things from the persons who have an experience of the mains examination, then they always will suggest you. So language paper, nothing has to do. One is the precise writing, one is the translation, one is the essay, one is the translation from Hindi English, in Hindi English, and in English Hindi. So don't bother. Don't take the risk. Don't take the any pressure on your mind. So if you are qualified for the prelims examination, it means that you knows the things. So if there is a need to do, then whatever you do having the notes, then revise that if needed. I'm not saying that it must have to read, but to revise these, or to change the papers generally, like whatever the notes we have already given, whatever the classroom you studies here, the case laws, and whatever type you knows, whether you are my student or not. If you had a teacher, if you have got it the guidance from any teacher, then follow the pattern of that teacher. If you are my student, then already we always say within 1 month or within fortnight that how to write, how to do, and what should be the approach to write the answer, and what type of matters you have to collect by yourself, and what type of notes you can make yourself. So, and what the procedure of the answer writing. So the important thing inside of the examination hall, that is you having 3 hours for a paper. And in these 3 hours, you may write about 3,000 words in full copy. So divide your marks. Divide your marks, like if the paper is of 200 marks, and you have to write the 3,000 marks in full, then 1 mark will take 15 words. So if the question is of about 4 marks, then you may write it in 60, 70 or not more than 100 words. If the question is of 20 marks, then you may imagine that we have to write about in 300 or more words, or about 300 words. But keep in mind, if you do not having the more matter, then don't try to write like you was writing in the LLB examination, that you are increasing the answer without the matter. So the approach must be, you have to write the answer to the point. Nothing else is required in the examination hall. And whatever you write, you know correctly, with the confidence, you must have to write that thing only. So don't write the gestures. Don't try to write the surmises. So write your answer, because the examiner is asking from you that you, whatever you know, you are able to deliver it or not. But the examiner do not expect it from you that you must have to write the things whatever you don't know.
So whatever you knows, you must have to deliver in the paper. You must have to know the writing there. So keep it in mind. So try to practice in your mind from today that I will have to write the answer within two and half hour, and I have to complete about 3,000 words, some more or less, and I have to write this answer by 200 words, this is answer by 300 words, this answer by 50 words, 60 words, 40 words, and whatever. And don't be try to write the answer you knows very well. You having a content, lot of content, but the question is of 5 marks. So don't try to write the full content whatever you knows, because the examiner will not give you more than 5 marks. Examiner will give you the 5 marks only if even you are writing in a full copy one answer. So try to write down the to the point answer whatever you knows, and approach must be you have to concentrate only on the question. Wherever the examiner is asking for the question mark, examiner having the question mark, examiner want to know that thing. What you knows, examiner don't want to know. Examiner want to know whatever he has put up the question. So now with a relaxed mind, you must have to wait. And if your mind is not in the peace position, then you may adopt some yogas, you may adopt some other manners to stop your mind, to slow your mind, because at this time your mind will work very fastly, very speedily, and it is possible that whatever the answer you knows, whatever the matter you knows, it may be slipped from your mind. So whatever you have, collect that and make the mind that I have to give the answer on these 4 points. Suppose any question having the 2 parts. So first of all, think for 5 seconds, 10 seconds that what should be the answer for this. If you know that this have 4 points, don't start to writing immediately you have got it the question paper, your question. So what to do? First of all, think for 10 seconds, 15 seconds, 1 minute, and make your answers key points, that my answer will be make on these 5 points. Now divide these 5 points in the contents, that how much we have to write for each point, then finish your answer. So if for 1 point you having 5 points in the answer, if on 1 point you knows the lot of things, don't be try to write the lot of things for the 1 point. You must have to divide, you have to make the balance of 5 points to gain the more and more marks. And very important, write down the answer in the readable writing. If you will take the speed in the examination hall, it is possible that you will write the answer, but the examiner will not be able to read your answer. If the examiner will not be able to read your answer, then he will not give you the marks. If he will give the marks, then he will give the lesser mark. And if the examiner is cutting your 1 mark out of 5 and you having 20 questions, means you are losing your 20 marks in a paper out of 200. So why you have to leave these 20 marks out of 200 marks? Those are you are getting from the free marking. So write in the readable writing, and in the precise form. If you having the content, then elaborate it. If you do not having the content, then write the point only. That these are the points, and elaborate in 1 or 2 lines. Then you are able to get the more marks. And don't run behind the GS now, because GS is the ocean. So whatever the mind you will apply on the GS more and more to know this, I don't know this, then
you will make you are taking the pressure on your mind. If the pressure will be there, it will be heat like the computer and the efficiency will go down. So the very important thing is this: whatever you have, you must have the defensive to secure that, and you must have to write the answer with the passion that you are the artist of that writing. Write only 5 lines, 10 lines, 50 words, 100 words, but write down in the manner that the examiner read it, and examiner is very good observation that that student is the student for the judicial services. So don't be try to write more and more and more. Don't be try to read more and more and more. Don't be try to study more and more. Now there is no time. Now for the Delhi Judicial Services also, I will give the tips in the next video that what should be the approach for the Delhi Judicial Services. Or near about, there is the Haryana Judicial Services exam, there is the Himachal Judicial Services exam, Uttarakhand is the exam. So I will give you the approach for each and every examination for every state, whatever is coming, and I will give. So especially for those are my students, but right now not able to come here. They are gone back to the village, or they gone back to the house. But I am giving you the message.